ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 1 वेरिएंट 3। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिया, मैं उस हिसाब से ही कराऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला है ये बात। रैन बेटा आपके तरफ से इशू होगा। आवाज़ सही है मेरी? क्वेश्चन नंबर 1, विच एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फिशिंग इंडस्ट्री इज करेक्ट? तो मुझे मैच करना है ऑप्शंस को। तो कैपिटल आर द चार्जेस ऑन लोन फॉर फिशिंग बोट, नो। एंटरप्राइज आर द सैलरीज ऑफ फिश वेयर हाउस managers, no. Labor are the profits of fish shop owners, no. Land is the fish in the sea, yes. To be the right answer, natural resource है। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें 1 का आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हॉस्पिटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड by the government and paid through taxation. People cannot always get the treatment they require because of long waiting list। वही बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है। जिस तरह नहीं, एक पुलिस के पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अनसॉल्व केसेस होती हैं, कोर्ट में इतने सारे केसेस हैं जो आज तक कभी पूरे नहीं हुए, तो इसकी रीजन क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारी वांट्स नीड्स अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसकी वजह से स्कार्सिटी होती है, फिर चॉइस करनी पड़ती है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो वही सारी पंचायत है, डी आंसर है इसका। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो इरेलीवेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। Question number 3, the diagram shows the production possibility curve for an economy which change on the diagram could represent the increase in unemployment। अब increase in unemployment का मतलब है कि एक्चुअल आपका जो है ना वो कम हो रहा है। सही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा इनसाइड द पीपीसी होता है, इसको बस इस तरह याद कर लो। सही है। अब इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का जो यूज़ है ना वो सही नहीं कर रहे। सही है। तो बेसिकली डब्ल्यू डब्ल्यू एंड जेड दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। सही है। तो डब्ल्यू एंड एक्स फुल एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि ये ऑन द पीपीसी है। सही है। वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि ये इनसाइड द पीपीसी है। एंड जेड इज अनअटेनेबल क्योंकि ये आउटसाइड द पीपीसी है। तो ये मेरी औकात से ही बाहर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरीके से दिखा सकता हूँ, डब्ल्यू से लेके वाई भी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्स से लेके वाई भी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। तो डब्ल्यू टू एक्स मेरे पास एक ऑप्शन है विच इज द राइट आंसर। नहीं, डब्ल्यू से लेके एक्स राइट आंसर नहीं है। डब्ल्यू से लेके एक्स जो है ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि डब्ल्यू से लेके अगर मैं एक्स जाता हूँ ना तो ये मेरी ऑन द पीपीसी मूवमेंट हो रही है, तो एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डब्ल्यू से लेके वाई इज द आंसर क्योंकि यहाँ पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऑप्शन सी में कह रहा है वाई टू एक्स। वाई टू एक्स का मतलब है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है। और वाई टू जेड का मतलब है कि आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से अनअटेनेबल पे जा रहे हो। मतलब वैसे तो खैर, एक अगर जनरली अगर देखा जाए ना तो अनअटेनेबल पे तो खैर पहुंच भी नहीं सकते, सीधी साफ बात है। मतलब जेड तो है ही, अनअटेनेबल पहुंच ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर बी होगा। सही है। तो ये तो गलत नहीं किया ना आपने, तो बड़ा आसान एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, हु डिटरमिन्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन अ मार्केट इकोनॉमी? अब मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, तो यहाँ पर सारी ऑटोनॉमी जो है ना वो कंज्यूमर के हाथ में होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर सॉवरेन। एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करते ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में डिसाइड करती है, सॉरी पब्लिक सेक्टर नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी में डिसाइड करती है कि भाई किस तरह क्या बनाना है। सही है। और ट्रेड यूनियन भी ये डिसाइड नहीं करते। तो कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स आर सॉवरेन, अगर वो किसी चीज़ की डिमांड को बढ़ाएंगे तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज होगी। जब उसकी शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, जैसे ही प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो दे विल एलोकेट मोर रिसोर्सेज। सही है, दे विल एलोकेट मोर रिसोर्सेज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड। ठीक है, तो सिंपल 4 का आंसर ये होगा। ठीक है, प्रॉपर प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शो द डिमांड एंड सप्लाई। अब आप देखो डिमांड बढ़ रही है, शिफ्ट द डिमांड कब टू D2, तो डिमांड बढ़ रही है। एंड इंक्रीज इन द एयरलाइन कॉस्ट। अब ग्राफ देखो, एयर ट्रेवल का दिया हुआ है इसने, और ये एयर टिकट्स है। ठीक है, अब जाहिर से जब एयरलाइन की कॉस्ट बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में सप्लाई कम होगी। जब एयरपोर्ट के टैक्सेस बढ़ेंगे इससे भी जो है वो सप्लाई आपकी जो है वो कम होगी। ठीक है। एंड इंक्रीज इन इनकम्स, इनकम्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड मोर, तो डिमांड बढ़ जाएगी। और जब वर्ल्ड वाइड टेररिज्म होगा तो लोगों को डर होगा कि यार धमाके हो जाएंगे, प्लेन हाईजैक हो जाएगा, इससे 100 मसले हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, पीपल विल ट्रेवल लेस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 6,
In 2015, the world price of oil fell rapidly due to changes in the conditions of demand and supply. अब प्राइस फेल कब होती है? तो ये प्राइस फेल दो वजह से होती है, या तो प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ रही है या तो प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है, ठीक है। तो वन चेंज वाज द यूज ऑफ न्यू मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कॉल्ड फ्रैकिंग। अब फ्रैकिंग से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। Which event would not have contributed to the fall in prices? China's growth slowed leading to lower oil imports। इसका मतलब ऑयल की डिमांड कम हो रही है तो पहले के मुकाबले में प्राइस कम हो जाएगी। सऊदी अरेबिया इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल सप्लाई। सप्लाई बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। यूके प्रोटेस्ट ग्रुप्स प्रिवेंटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रैकिंग प्रोजेक्ट्स नहीं होने दोगे ना तो इसकी वजह से प्राइस ऑलरेडी हाई रहेगी, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। यूएसए became more self-sufficient in oil due to fracking and reduced imports। वही बात है, इससे भी जो है वो प्राइस कम हो रही है। तो सिक्स का आंसर सी है। मुझे ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जहाँ पर प्राइस फेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। Question number 7. The table shows the demand and supply for spices in a market in Africa. When the price rises from 20 to 30, तो 20 to 30 प्राइस जो है वो राइज हो रही है, सही है। तो दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू, प्राइस बढ़ रही है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्पाइसेस? तो पीईडी का फॉर्मूला क्या होता है? पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और ये भी ओल्ड है, ये न्यू है, और क्वांटिटी जो है वो जाहिर सी बातें कम हो रही है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालूंगा? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा +50%, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। फिर मुझे चाहिए होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा -25%। तो जब मैं -25% को +50% से डिवाइड करूंगा, पीईडी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 0.5। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई मसला? सही हो, मैं बड़ा अच्छा स्कोर। अच्छा, अगर यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि इसने ऑप्शंस मुझे ऐसे दिए हैं तो मैंने इतनी लंबी करी है। अगर ये मुझे सिर्फ ये लिख के देता ना कि इलास्टिसिटी बता दो क्या है, मतलब अगर ये मुझे एक लिख के देता कि इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है, तो मैं ना इतना टाइम जाया नहीं करता। इसने मुझसे वैल्यू मांगी है। अगर ये मुझसे वैल्यू नहीं मांगता और सिंपली मुझे कहता कि यार आप मुझे बस बता दो ये कौन सी इलास्टिसिटी है, तो फिर मैं क्या करता? मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू निकालता। अब जैसे यहाँ पर मेरा रेवेन्यू आ रहा है 800 और यहाँ पर मेरा रेवेन्यू आ रहा है 900, तो देखो प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनइलास्टिक है। पर इसने स्पेसिफिकली मुझे जो है ना ये पता पूछा हुआ है कि वैल्यू बताओ। अगर ये मुझसे वैल्यू नहीं पूछता ना तो मैं इतनी लंबी कभी नहीं करता। मेरे पास 45 मिनट्स हैं, तो मुझे बड़ा सही तरीके से डिसाइड करना है मुझे कौन से एमसीक्यू किस तरीके से करना है। क्लियर है? तो आपकी सिलेक्शन ऑफ मेथड आपको बहुत मैटर करता है टाइम बचाने के लिए। तो 7 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंट्री स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज ओ लेवल से तो वैसे अब हट चुका है, इसका आंसर बी है। पर स्टॉक एक्सचेंज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो तभी इन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट माइट कॉज एन इंक्रीज इन द अर्निंग्स ऑफ अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस? अब देखो, एक एक वर्कर की अर्निंग कब बढ़ती है? या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए या तो उसकी सप्लाई कम हो जाए, सिंपल है ना, ठीक है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉक्टर्स ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ईच ईयर। जब इतने सारे डॉक्टर ग्रेजुएट होते जाएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, जिसकी वजह से वेजेस कम होंगी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल नीड हेल्थ केयर, यस। इससे जो है वो डिमांड बढ़ेगी। जब जब हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की भी डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज लेबर डिमांड इज अ डेराइव्ड डिमांड, याद है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ जाएंगी। द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन द नेशंस हेल्थ केयर सर्विसेज। इससे भी हेल्थ केयर की डिमांड या द नीड फॉर डॉक्टर्स कम हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। द पॉपुलेशन बिकम्स मोर अवेयर ऑफ हेल्दी ईटिंग, अगेन इससे भी हेल्थ केयर की डिमांड कम होगी, तो डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा, इससे भी जो है वो आपकी वेजेस जो है वो कम हो जाएंगी। तो बी इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पर वेजेस बढ़ रही हैं। तो ये 9 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10। What would put a trade union in a strong bargaining position to negotiate higher wages for its members? The demand for the product produced by the workers is an inelastic demand. A is the right answer. अब इसकी वजह क्या है? अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो मेरा ट्रेड यूनियन मुझे आके धमका सकता है, क्यों? और मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि जब ट्रेड यूनियन आपके पास आके वेजेस बढ़वाएगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है ना, तब आपकी फटेगी। क्यों?
क्योंकि इलास्टिक डिमांड के केस में अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप अपना कॉस्ट का बर्डन कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। आप हल्की सी प्राइस बढ़ाओगे तो आपका नुकसान है। पर मेरे अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो मैं प्राइस ज्यादा से बढ़ा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी क्वांटिटी कम से ही गिरेगी तो मेरा रेवेन्यू तो बढ़ ही जाएगा। तो अगर ऐसे सिनेरियोज में मुझसे वर्कर आके ज्यादा पैसे मांगता भी है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं इस वेज का बर्डन कंज्यूमर पर डाल दूंगा, कंज्यूमर भरेगा। अगर यही चीज इलास्टिक डिमांड होती तो फिर मसला होता। ठीक है। द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर जो है ना वो वीक हो जाती है। वाई? बिकॉज जब आप उससे जाके वेजेस बढ़वाओगे ना तो वो आपके वर्कर को काम से निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म्स वर्कर्स इन द यूनियन इज लो। अगेन, अगर ट्रेड यूनियन में कम मेंबर है तो आप उस ट्रेड यूनियन से आसानी से टक्कर ले सकते हो, क्योंकि आपके इतने ज्यादा वर्कर्स नहीं है उस ट्रेड यूनियन के, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। वेज कॉस्ट आर अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर मेरी टोटल कॉस्ट का एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन वेज है और उसके बाद मेरे पास ट्रेड यूनियन आता है कि यार आप मेरी वेजेस को बढ़ाओ, तो मेरी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो ये मेरे लिए मसला है। मैं वेज नहीं बढ़ाऊंगा। तो 10 का आंसर विल बी है। तो आप लॉजिकली अगर सोचोगे ना तो ऐसे सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए। सारे स्टेटमेंट सही से पढ़ना, आपको सही आंसर मिल जाएगा, इतना टेक्निकल नहीं होता ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। What is most likely to encourage the immediate purchase of an expensive item such as a new car? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे एनकरेज करेगी कि मैं गाड़ी खरीद लूँ एकदम से? एंटिसिपेटिंग अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मैं अपनी परचेज को डिले कर दूंगा, क्योंकि आगे जाके अगर महंगाई कम होगी तो मैं बाद में गाड़ी खरीदूंगा, मैं अभी क्यों खरीदूंगा। सही है। एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है तो मैं बाद में पैसा बोरो करके खरीदूंगा, मैं अभी क्यों खरीदूँ। मेकिंग इट इजियर टू ऑब्टेन अ लोन। यस, अगर लोन लेना आसान हो जाएगा तो आई कैन इजिली बाय अ कार। नीडिंग टू प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी। अगर मुझे अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी के लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है तो मैं पैसे उसके लिए साइड पे करूँ। अगर मैं पैसे उसके लिए साइड पे करूंगा तो शायद गाड़ी अभी मैं ना खरीदूं। अगेन यहाँ पर मैं अपनी परचेज को डिले कर दूँ। ठीक है। तो 11 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 12। द टेबल शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट? तो परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स में द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और रोल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइस टेकर। तो इसका आंसर ए है। क्लियर है। और परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट तो अब सिलेबस में स्पेसिफिकली है ही नहीं, सिलेबस में कंपेरेटिव मार्केट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स वाली अजम्पशन है ना, ये परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट में होती है। पर कंपेरेटिव मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट का सवाल आपके पास अब आ नहीं सकता। ये इसी सेम सवाल को रिपीट कर सकता है। सही है, ये इसी सेम सवाल को रिपीट कर सकता है कंपैरेटिव मार्केट का लिख के। तो कंपैरेटिव मार्केट में प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल, प्रोडक्ट्स आर सिमिलर। तो ये याद रखना बात। क्लियर है ये चीज का मसला? यहाँ तक क्लियर है? हम्म। क्वेश्चन नंबर 13। अ कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरर एक्सपेंड्स बाय टेकिंग ओवर अ कंप्यूटर चिप डिजाइनर। अब कंप्यूटर चिप डिजाइनर को अगर मैं टेक ओवर कर रहा हूँ ना तो मैं अपने प्रोड्यूसर को टेक ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे चिप डिजाइन करेगा और उस हिसाब से मैं मैन्युफैक्चर कर लूंगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रही है, और क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर को टेक ओवर कर रहा हूँ तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो ए इज द राइट। डाइवर्सिफाइंग यहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि मैं सेम इंडस्ट्री में हूँ। फॉरवर्ड ये हो नहीं रहा क्योंकि मैं प्रोड्यूसर को टेक ओवर कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल ये नहीं है। हॉरिजॉन्टल तब होता अगर मैं कंप्यूटर चिप को ही टेक ओवर कर रहा होता, कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चर को ही टेक ओवर कर रहा होता। तो 13 का आंसर है। ये सवाल भी बड़े आसान होते हैं, इसमें भी बंडा नहीं मारना, इजी मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द टेबल शोज द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। When all output is sold, which level output gives the maximum profit? तो जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। रेवेन्यू को कॉस्ट से माइनस करो, सारे रेवेन्यू को कॉस्ट से माइनस करो, तो ये -20 होगा, ये कितना होगा, 0 होगा, ये आपका +10 होगा, ये आपका +12 होगा। तो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है? डी पे आ रहा है। तो हाईएस्ट पॉजिटिव आंसर रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। खत्म। होता है ना, व्हेन द मैक्सिमम, व्हेन द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज द हाईएस्ट। ठीक है। तो यही वाला सीन है। 14 का आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेटमेंट अबाउट टोटल फिक्स कॉस्ट इज द करेक्ट? सही है। तो स्टेटमेंट अबाउट द टोटल फिक्स कॉस्ट इज करेक्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट वो होता है वो जो कि विद द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होता। ठीक है। डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सही। तो इट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस? नहीं।
इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नो, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। ये तो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। इट मस्ट बी पेड इवन इफ द आउटपुट इज जीरो। तो डी इज द राइट आंसर। 15 का डी है। 14 में आप सही कह रहे हो। वैसे असूलन तो आपको ये करना चाहिए था कि आप आउटपुट को एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, टोटल रेवेन्यू निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो और फिर जाके माइनस करो। पर अगर ऐसे भी कर लोगे तो आंसर सही आ जाएगा। पर बेहतर यही है कि आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकाल के उन दोनों को माइनस करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर आंसर वही आएगा। ठीक है, डी होगा आपके लिए आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी डी है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स नॉर्मली इनकम टैक्स होते हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। ये बाकी जितने भी है ना, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, वो नॉर्मली रिग्रेसिव होते हैं भाई। तो 16 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज अ गवर्नमेंट सेट टू बैलेंस इट्स बजट। तो गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग माइनस टैक्स। अब बैलेंस का मतलब क्या है? कि इक्वल है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स रेवेन्यू की इक्वल होती है ना, तो वो हमारा क्या होता है? बैलेंस्ड बजट होता है। वो क्या होता है? बैलेंस्ड बजट। सही है। फिर हमें ये भी पता है कि जब जी टी से ज़्यादा होता है तो ये डेफिसिट होता है, और जब टी जी से ज़्यादा होता है तो ये सरप्लस होता है। क्लियर? तो मेरे पास आंसर क्या होगा? व्हेन द टोटल इनकम इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर। 17 का आंसर सी होगा। सही है। Question number 18. A government aims to boost production and increase sales of the steel by subsidizing the private producers. The subsidy equal to WZ per ton is set. वही बात है, vertical distance between two supply curves is a per unit subsidy. ठीक है, ये हमने पिछले पेपर में भी देखा है, जून 19 का जब हम कर रहे थे पेपर 1 वेरिएंट 1, तो उसमें मैंने देखा, बताया था ये। तो पर यूनिट सब्सिडी। तो ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स। तो सेल्स बेसिकली टोटल रेवेन्यू होता है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो आफ्टर सब्सिडी प्राइस P1 है, क्योंकि सप्लाई राइटवर्ड होगा, और क्वांटिटी Q1 है। तो P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करो, रेवेन्यू आ जाएगा तुम्हारा। खत्म बात। तो बी आंसर होगा। 18 का बी है। क्लियर है? ये भी मुझसे काफी बच्चों ने पूछा था, ये क्यों पूछा था मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना आसान MCQ। थोड़ा सवाल सही से पढ़ोगे ना, हो जाएगा भाई। सवाल में इसने बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ स्टील ना, तो सेल्स का मतलब टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू होता है P टाइम्स Q। अब सब्सिडी दी है तो जाहिर है पहले सप्लाई ये थी, तो आफ्टर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो मेरी नई प्राइस ये है और मेरी नई क्वांटिटी ये है। तो मैं जब P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएंगी ना, वैल्यू आ जाएगी। तो P आंसर होगा। अगर मुझे ओरिजिनल रेवेन्यू पूछता तो ओरिजिनल रेवेन्यू क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाय Q। अब इसने मुझसे आफ्टर टैक्स पूछा है, बिफोर टैक्स पूछता तो मैं ये बता देता, P मल्टीप्लाई बाय Q। तो ये तो OP1 इससे कंफ्यूज करके दिया हुआ है। बेसिकली OP1 का मतलब है इस एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास नहीं पूरा डब्बा आता है जो, तो ये पूरा डब्बा हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच केस सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट इन अचीविंग द फर्स्ट एम इज लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम अचीविंग द सेकंड। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स का सवाल है। ए इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट आता है? अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लूंगा, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ती है, तो एडी बढ़ता है। वेजेस बढ़ती हैं तो कॉस्ट बढ़ती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आती है। तो प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा ना। सही, तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो प्राइस स्टेबिलिटी से कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डिमांड फुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, बिल्कुल। ये वाहिद ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, क्लियर कट। प्राइस स्टेबिलिटी होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी स्टेबल होगा, क्योंकि अगर प्राइस स्टेबिलिटी तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर स्टेबल होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी थोड़ी सही होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है हमारा एडी ज्यादा होगा, एडी ज्यादा होगा तो मुल्क में इनकम ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी मोर इवन होगी, मोर इवन का मतलब है कि मोर इक्वल होगी। सही है। तो ए इज द ओनली ऑप्शन जहां पर दो ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बाकी ऑप्शंस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्टिव किससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर आप लॉजिकली भी करो तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज द रिसेशन सेट टू अकर। तो रिसेशन क्या होता है? जब एक इकोनॉमी का रियल जीडीपी गिरता है फॉर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। ठीक है, द ग्रॉस डोमेस्टिक फॉल्स फॉर एटलीस्ट 2 consecutive क्वार्टर्स। मतलब 6 महीने तक लगातार अगर मेरा रियल जीडीपी गिरे तो वो रिसेशन होता है। ठीक है, तो 20 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
सही है। जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल फॉल होता है, मुझे बताओ कौन से मुल्क में डिफ्लेशन है? इन दोनों कंट्रीज में डिफ्लेशन है, हाईएस्ट कौन सा है? ये वाला, ये आंसर। सही है, कोई मसला? जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है वहां पर सबसे ज्यादा प्राइस का फॉल होगा ना। क्वेश्चन नंबर 22, द डायग्राम शोज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पीरियड्स ऑफ रिसेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का परसेंट दिया हुआ है और ये ग्रे कलर के रिसेशन है, ये जितने भी बार्स बने हुए हैं ना ये सब रिसेशन वाले पीरियड हैं। ईच रिसेशन लास्टेड फॉर मोर देन 2 इयर्स। तो मोर देन 2 इयर्स तो नहीं हो रहा है। देखो इसने क्या करा हुआ है, ये 1981 है, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब ये कह रहा है हर एक रिसेशन 2 साल का है। ये मुझे पहला रिसेशन ही दिख गया जो कि 1 साल का है, तो ये स्टेटमेंट इसने गलत दी हुई है। ये ए नहीं हो सकता। रिसेशन अकर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं हो रहा, हर 10 साल में आ रही है, हर 10 साल में रिसेशन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक्ड इन रिसेशन पीरियड, अनएम्प्लॉयमेंट का पीक ये है, तो ये रिसेशन के दौरान नहीं हुआ है। इकोनॉमी में रिसेशन नहीं था, उसके बावजूद ये पीक हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज ड्यूरिंग अ रिसेशन पीरियड, आप ये देख लो, जितने भी रिसेशन आए हैं, उन सारे रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। जितने भी रिसेशन आए उन सारे रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। सही है, तो 22 का विल बी डी। Question number 23, a country experienced its usual August increase in the rate of unemployment, so this is seasonal unemployment. Unfortunately, this was followed by the loss of jobs resulting from a regular downturn in the economic activity. तो AD कम हो रहा है, तो this is cyclical unemployment. तो seasonal अगस्त में, और ग्लोबल टर्न डाउन इज cyclical, तो सी आंसर। सही है, तो 23 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ रेजिंग द रिटायरमेंट एज इन अ कंट्री? 65 साल की रिटायरमेंट एज, अब 70 साल हो गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पर बोलोगे कि आपका लेबर फोर्स बढ़ रहा है, कंट्री का क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ रहा है, पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेज, क्योंकि आपकी पेंशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। नेट इमिग्रेशन का लेना देना नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो कमी होगी, मुझे वर्कर की जरूरत नहीं है। स्पेंडिंग ऑन पेंशन इंक्रीज नहीं हो रही, स्पेंडिंग ऑन पेंशन डिक्रीज हो रही है। वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, क्योंकि अब ये 5 साल और काम करेंगे हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिस्क्राइब एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जब बंदे के पास खाने के भी पैसे नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन अर्न्स लेस देन अदर्स इन द सेम सोसाइटी। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर देखा जाए तो आंसर सी भी हो सकता है, पर इसने एवरीवन लिख दिया है। एवरीवन नहीं, सम पीपल। when everyone has an income below $1.9, $1.9 is the official amount जो कि ग्लोबली देखी जाती है, कि अगर एक बंदा दिन के 1.9 भी नहीं कमा रहा ना, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का शिकार है। ये भी सही ऑप्शन है वैसे, पर ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। Question number 26, developing countries are sometimes given aid by charities and foreign governments. Which aid program would be least likely to lead to long-term economic growth? The building of an irrigation system, long-term economic growth; construction of new airport, long-term economic growth; gifts of food। पाकिस्तान का यही मसला है, हमें जितने भी एड्स बाहर मुल्कों से मिलती हैं, हम क्या करते हैं, वो सारा पैसा राशन खरीदते हैं और आवाम में राशन बांट देते हैं। फिर हमारी आवाम ढीली पड़ जाती है, उसको पता है कि मुफ्त का राशन हमें मिल जाता है, तो हम काम क्यों करें? सही है, तो हम अपनी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे, हम बस अभी लोगों के पेट भर रहे हैं। सही है, तो ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी डिबेट है। जैसे काफी काफी लोग जो हैं वो जेडीसी के खिलाफ हैं, सैलानी के खिलाफ हैं, सही है, एदी के खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना चैरिटेबल, यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान नीचे जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी डिबेट है। भाई जब लोगों को फ्री खाना मिल जाता है ना, और विदाउट वर्किंग हर चीज मिल जाती है, फिर वो काम नहीं करते, तो इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नहीं आती, मुल्क गरीब ही रहता है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि आप अगर सारा पैसा फूड में ही बांट दोगे जो कि आपको बाहर मुल्कों से मिल रहा है, तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, द ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ, अगेन दिस इज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक। ठीक है, तो 26 का आंसर सी है। Question number 27, a government imposes a limit of 2 million on the number of smartphones imported into the country। तो ये स्ट्रेट केस ऑफ कोटा है, जिधर आपने फिजिकल लिमिट लगा दी है।
ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन इन दिस लिमिटेशन? ये कोटा है, सही है। टैरिफ टैक्स होता है। तो ये एम्बार्गो इसका मतलब बैन है, और बैन का मतलब ऑफिशियली बैन है। ये आंसर है 28। What is most likely to happen if South Korea builds a factory in Switzerland that becomes profitable? अब साउथ कोरिया ने स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री खोली है। अब स्विट्जरलैंड में जितने भी प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे, वो सारे प्रॉफिट किधर आएंगे? साउथ कोरिया में आएंगे। तो साउथ कोरिया के लिए ये इनफ्लो है, सही है। और ये इनफ्लो किधर रिकॉर्ड होगा? ये इनफ्लो नॉर्मली प्राइमरी इनकम में रिकॉर्ड होता है। तो साउथ कोरियाज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विल डिक्रीज, नो साउथ कोरियाज इन्वेस्टमेंट इनकम विल इंक्रीज, यस। तो साउथ कोरिया में इनफ्लो आ रहा होगा। स्विट्जरलैंड ट्रेड बैलेंस विल बी वर्सन, नो स्विट्जरलैंड ट्रेड बैलेंस इन सर्विसेज विल बी इंप्रूविंग। तो इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ जाएगी हमारी। 28 का आंसर थी। Question number 29. In July 2015, Australia's balance of trade with the rest of the world was minus 2809 billion. This was a deficit. Australian dollars in January 2016, it was minus 3294. So deficit मेरा मजीद worsen हो गया. What describe Australia's balance of trade? So it was a deficit which worsened. So B is the right answer. 29 का आंसर B होगा। और सबसे लास्ट MCQ number 30. The table shows the tariffs imposed on imported tropical fruit in European Union according to the degree of processing. तो ये टैरिफ के मल्टीपल इसने रेट्स मुझे दिखाए हैं। व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ द पैटर्न ऑफ टैरिफ? तो टैरिफ क्यों है? टू एनकरेज इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में कभी भी एनकरेज नहीं करूंगा टैरिफ के थ्रू। टू एनकरेज ट्रॉपिकल कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, नहीं। टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द EU। आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय दीज टैरिफ्स। इससे लोग स्विच होकर आपके डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। टू हेल्प ट्रॉपिकल कंट्रीज टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैं उनकी कंट्री की मदद क्यों करूंगा टैरिफ लगा के? सही है। उल्टा तो आप उनकी बैंड बजा रहे हो देखा जाए तो, क्योंकि लोग उनसे खरीदेंगे नहीं। तो इस पेपर का थ्रेशोल्ड देखें तो बड़ा आसान पेपर था ये तो। पता नहीं क्यों आप लोग ने बोला था कराने का, मुझे काफी बच्चों ने बोला था। तो 24 पे ए है, 20 पे बी है, 17 पे सी है, 14 पे डी है, 12 पे ई है, एंड बिलो ई इज अ यू। ई नहीं लिखे तो अच्छा। सही है। क्या ग्रेड बनाया आप लोगों का?